हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आप लोग जानते हैं कि हम लोग दरोगा का प्रश्नों की श्रृंखला शुरू किए हैं। इसमें वे सारे प्रश्नों को बताया जा रहा है जो दरोगा की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बता दें फ्रेंड्स कि ये जितने भी प्रश्न हम तैयार किए हैं इसमें से तो कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ प्रश्न हम ऐसे डाले हैं जो पूछे जाने की संभावना है। ये सारे प्रश्न बहुत ही रिसर्च के बाद ही इसमें तैयार किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। यानी भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। चलिए थोड़ा देख लेते हैं महान्यायवादी से कौन कौन प्रश्न बन सकते हैं और महान्यायवादी से एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बने हैं, उस सारे प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, महान्यायवादी से संबंधित कुछ बातें यहाँ जान लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न बन सकता है कि अनुच्छेद कितने के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न बन सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा कराई जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है या शपथ दिलवाई जाती है। और महान्यायवादी की भी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा करवाई जाती है। तो देख लेते हैं राष्ट्रपति द्वारा किन की नियुक्ति कराई जाती है। तो देखिए, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की, राज्यों के राज्यपाल की, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कराई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला जो प्रश्न बन सकता है कि पूछा जाता है कि अनुच्छेद कितने के तहत भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। तो अनुच्छेद 88 के अनुसार। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 88 जो है इसके अनुसार भारत की महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। अगला प्रश्न इससे बन सकता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो फ्रेंड जानते हैं कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है महान्यायवादी होते हैं। कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपना त्यागपत्र जो है किसे सौंपते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसे सौंपते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखते हैं कि इन पॉइंट से और भी कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रश्न जो बन सकता है, पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला जो है कि अनुच्छेद कितने के तहत महाभियोग लगा कर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न बन सकता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के किस सदन को है। तो ध्यान रखिएगा कि संसद के दोनों सदन को भी है। दोनों सदन को है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी जो है सदन जो है वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। ध्यान रखना है आगे कि भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और एक प्रश्न यहाँ ये वाला याद रखिएगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। चलिए इनके बारे में कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इनके बारे में कुछ प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकता है अभी के आने वाले एग्जामों में। तो देखिए, भारत के ये 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू है। 14वें राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। और पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अब देखिए, इनसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारा इसमें डाला गया है। फ्रेंड्स बता दें कि हम जितने इस क्वेश्चन को तैयार किए हैं ये बहुत रिसर्च के बाद तैयार किए हैं। तो आप लोग ध्यान से देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
देखिए दूसरा जो प्रश्न बन सकता है कि भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली प्रथम और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है। तो आप लोग जानते हैं भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है, तो मनोज पांडे हैं। कौन है, मनोज पांडे हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, पूछा गया है कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है। तो देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश जो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। चलिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या बन सकता है, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछा जाए कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया थे। कौन थे, तो हीरालाल जी कानिया थे। फिर पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और यहाँ से पूछा जा सकता है कि कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत में मुख्य न्यायाधीश का छोटा कार्यकाल अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा है, तो के.एन. सिंह का जो है सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। मुख्य न्यायाधीश में सबसे छोटा कार्यकाल के.एन. सिंह का रहा है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में मुख्य न्यायाधीश का सबसे अधिक कार्यकाल किनका रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, तो भारत में मुख्य न्यायाधीश का सबसे अधिक कार्यकाल जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ का है, जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका है। ठीक है, आगे देखिए एक प्रश्न इनसे बन सकता है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो थे के.जी. बालाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखिए राज्य मंत्री परिषद पूछा गया है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य का जो मंत्री परिषद जो होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, देखते हैं विधानसभा से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए पूछा जा सकता है कि राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आप लोग जान चुके हैं। उसके बाद विधानसभा का कार्यकाल पूछा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। राज्य का एक मंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और केंद्र का भी एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। एक प्रश्न यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत। और वहीं पर 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ कि फिर लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न जो है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बिहार में लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, तो 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। ठीक है, देखिए बिहार में जो है लगभग 60% क्षेत्र पर क्या होता है, कृषि कार्य होता है। उसके बाद बिहार की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या, तो 80% जनसंख्या। कृषि क्षेत्र भारत में जो है 48% रोजगार सृजन करती है। कृषि क्षेत्र भारत में कितने प्रतिशत रोजगार सृजन करती है, तो 48% रोजगार सृजन करती है, यानी 48% रोजगार सृजन करती है। अगला जो है भारत में 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार है। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार है, तो 43% भूभाग पर मैदानों का विस्तार है। ठीक है, अगला जो है 1857 के विद्रोह। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था।
1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो आप लोग जानते हैं कि बिहार से के आरा क्षेत्र से जो है, आरा जिला से जो है कुंवर सिंह ने जो है क्या किए थे, नेतृत्व प्रदान किए थे 1857 के विद्रोह में। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, विभिन्न क्षेत्रों से नेतृत्व कौन कौन किए थे। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। तो कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के जमींदार थे, आरा के जगदीशपुर के। ठीक है, उसके बाद में 1857 की महान क्रांति का केंद्र और उनके नायकों को देख लेते हैं। तो देखिए, दिल्ली से कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? दिल्ली से कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। कानपुर से कौन थे? तो नाना साहब थे। लखनऊ से कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। और फतेहपुर से पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो कौन थे? अजीमुल्लाह थे। कौन थे? अजीमुल्लाह थे। और झांसी से कौन थी? तो रानी लक्ष्मीबाई थी। तो विभिन्न केंद्र और उनके नायक से भी प्रश्न रहता है 1857 की क्रांति में, और जिन जिन से रह सकता है वो सारे प्रश्न हम डाल ही दिए हैं। दिल्ली से कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। कानपुर से तो नाना साहब। लखनऊ से तो बेगम हजरत महल। और फतेहपुर से तो अजमुल्लाह। और झांसी से तो रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, पूछा गया है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो आप लोग जानते हैं कि जूट के उत्पादन में जो है बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है। कौन है? तो पूर्णिया जिला अग्रणी है। चलिए देखते हैं इनसे कौन कौन से प्रश्न और एग्जाम में बन सकते हैं। जूट उत्पादन में बिहार का पूर्णिया जिला अग्रणी है, ये आप जानते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इसे सुनहरा रेशा के भी नाम से जाना जाता है। जूट को सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। भारत विश्व में 35% जूट का सामान का निर्माण करता है। भारत विश्व में 35% जूट के सामान का निर्माण करता है। भारत में जो है सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। और ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जूट जो है एक खरीफ फसल है। क्या है? एक खरीफ फसल है। जूट पूछा जाए कौन सी फसल है, तो एक खरीफ फसल है। अगला हम लोग देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो आप लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को जो है कुमारगुप्त ने बनवाया था। कौन बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय को। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय से दरोगा के एग्जाम में भर भर के प्रश्न आते हैं, और वो सारे प्रश्नों को हम यहाँ व्याख्या किए हैं। चलिए बताते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त ने बनवाया था, ये जानते हैं आप लोग। उसके बाद में बिहार के प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछा जाए तो कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलाया था। पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था, किसने विध्वंस किया था? तो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। उसके बाद अगला प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में जो किस भाषा में पढ़ाई होती थी? तो प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में जो है पाली भाषा में पढ़ाई होती थी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी हमें किनकी यात्रा से मिलता है, या किनके माध्यम से मिलता है? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी फाहियान तथा वेनसांग के माध्यम से मिलता है। अगला जो है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? देखिए, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को जो है राष्ट्रपति हटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। चलिए देखते हैं, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और पूछा जाता है महान्यायवादी की नियुक्ति किनके द्वारा कराई जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है। और अनुच्छेद पूछा जाता है कितने के तहत? अनुच्छेद 76 के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकता है? बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। लेकिन मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 88 के तहत किसी भी सदन में बोल सकता है। अगला जो है, महान्यायवादी भारत के जानते हैं प्रथम विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को वकीलों का वकील कहा जाता है। महान्यायवादी को वकीलों का वकील कहा जाता है। और भारत का सबसे बड़ा वकील पूछा जाए तो कौन होता है? महान्यायवादी होते हैं। भारत का सबसे बड़ा वकील पूछा जाए तो कौन होते हैं? तो महान्यायवादी होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता 2001 के अनुसार है? तो आप लोग जानते हैं बिहार में जो है 47.53% जो है साक्षरता दर है 2001
2001 के अनुसार। ठीक है, चलिए इनसे देखते हैं कुछ प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, आपको हम प्रश्न देते हैं जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में पहली बार साक्षरता का मापन भारत में पहली बार जनसंख्या का जो है मापन कब किया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बिहार में साक्षरता दर जो है 2011 के अनुसार अगर पूछ दिया जाए, 2001 के अनुसार तो आप लोग जानते हैं 47.53%, लेकिन पूछ दिया जाए कि 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो 61.80% है। फिर पूछ दिया जाए बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। कौन है? केरल है। और भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है, तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है। पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। और भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो हरियाणा है। ये सब प्रश्न बन सकते हैं दरोगा के एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, पूछा जाता है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं, तो ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं, तो ध्यानचंद जो है वो हॉकी से संबंधित रहे हैं। किस खेल से, तो ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित रहे हैं। अगला देखिए, हॉकी से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, ध्यानचंद हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ध्यानचंद के ही जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। पूछा जाता है कि सचिन तेंदुलकर किस के महान खिलाड़ी हैं, तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं। कौन है, तो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी रहे हैं। विश्वनाथन आनंद किसके महान खिलाड़ी रहे हैं, तो शतरंज के महान खिलाड़ी रहे हैं। विश्वनाथन जो है किसके महान खिलाड़ी रहे हैं, तो शतरंज के महान खिलाड़ी रहे हैं। सरदार सिंह जो है किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है। सरदार सिंह किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित हैं। उसके बाद जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो कबड्डी से संबंधित हैं। चलिए अगला जो है, शेरशाह का बचपन का नाम क्या है, तो फरीद खां। शेरशाह का बचपन का नाम क्या है, तो फरीद खां जो है शेरशाह का बचपन का नाम है। देखते हैं इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखिए, इनसे जो है कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। शेरशाह का बचपन का नाम पूछा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि फरीद खान नाम था। सूर्य साम्राज्य का जो संस्थापक कौन थे, तो अफगानी शेरशाह सूरी ही थे। और शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बजवारा के होशियारपुर में हुआ था। शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बजवारा के होशियारपुर में हुआ था। और उसके बाद ध्यान से सुनिएगा कि फरीद ने एक बार शेर को क्या किया था, तलवार से एक ही बार में मार दिया था। इस कारण इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफ़गान शासक जो थे सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने जो है इनको शेर की उपाधि प्रदान किए थे, शेरखा की उपाधि प्रदान किए थे। 1539 में चौसा और 1540 में कनौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरखा ने शेरशाह की उपाधि प्राप्त कर 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। तो 1539 में चौसा और 1540 में कनौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेरखा ने शेरशाह की उपाधि प्राप्त कर 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। अगला देखिए, अगला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और इनसे बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। जैसे में पूछ दिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में हुआ था। और पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। और पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे, तो WC बनर्जी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किए थे। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला जो है हड़प नीति किससे संबंधित रहा है, तो हड़प नीति किससे संबंधित रहा है, तो हड़प नीति जो है डलहौजी से संबंधित रहा है। हड़प नीति जो है किससे संबंधित रहा है, तो डलहौजी से संबंधित रहा है। अगला प्रश्न देखिए,
इस नीति के तहत जो है हड़प नीति के तहत से प्रथम पूछा जाता है कि पहली बार किस प्रांत का विलय किया डलहौजी ने, तो इसी नीति के तहत सर्वप्रथम 17 राज्य का विलय 1848 ईस्वी में किया था। डलहौजी नीति के तहत मतलब नहीं सॉरी हड़प नीति के तहत जो है पहली बार किस राज्य को का विलय किया था, तो 17 राज्य का विलय किया था 1848 में। उसके बाद में लॉर्ड कैनिंग ने हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। पूछा जाता है कि हड़प नीति को किसने समाप्त किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। डलहौजी ने 1856 में अवध राज्य को कुशासन के आधार पर क्या किया था। पूछा जाता है कि डलहौजी ने अवध राज्य को किस आधार पर ब्रिटिश भारत में मिलाया था, तो कुशासन के आधार पर ब्रिटिश भारत में मिलाया था। कब? 1856 में। और डलहौजी ने पहली बार किसको मिलाया था, तो 17 राज्य को मिलाया था 1848 में हड़प नीति के तहत। अगला हम लोग देखते हैं, डलहौजी 1852 में इनाम कमीशन नियुक्त किया था। इनाम कमीशन पूछा जाता है कि किसने नियुक्त किया था, तो डलहौजी ने नियुक्त किया था। तो कब किया था, तो 1852 में। ठीक है। पूछा जाता है कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में रेलवे का जनक जो है डलहौजी को माना जाता है। फिर पूछा जाता है कि 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच लाया गया। पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच लाया गया, तो 1854 में डलहौजी के कार्यकाल में शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच लाया गया। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय जब पूछा जाएगा तो भारत का प्रथम वायसराय ऑप्शन ही इसमें नहीं है, ध्यान से सुनिए, हम नहीं डाल पाए हैं। तो भारत के जो प्रथम वायसराय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। तो देखिए भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय थे। यह भारत में क्या था, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय ये थे। इनकी समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी 1857 का विद्रोह। पूछा जाता है 1857 का विद्रोह किसके समय घटित हुआ था, किस वायसराय के समय, तो 1857 का विद्रोह जो है लॉर्ड कैनिंग के समय घटित एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा पश्चिम बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो भारत के पहला गवर्नर जनरल थे। अगला जो देखिए, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत, लॉर्ड जो है कैनिंग के कार्यकाल में न्यायिक सुधारों के अंतर्गत इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड और सिविल प्रोसीजर यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी दंड प्रक्रिया संहिता पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही न्यायिक सुधारों के लिए। तो ये सारे प्रश्न याद रखना है कि भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रोसीजर यानी दीवानी प्रक्रिया संहिता और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता किसके समय पारित किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया था। अगला जो है, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। देखिए मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो मीर कासिम की जो राजधानी थी मुंगेर थी। कहाँ थी, तो मुंगेर थी मीर कासिम की राजधानी। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। पूछा जाए कि मुंगेर जो थी मीर कासिम की राजधानी थी, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली किसे कहा जाता है। पूछा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली किस नवाब को कहा जाता था, तो मीर जाफ़र को कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने 1760 में ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। यानी कि मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को उसके दामाद को बंगाल का नवाब बना दिया था अंग्रेज़ों ने 1760 में। ठीक है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे। मीर कासिम अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किए थे, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किए थे। मीर कासिम ने मुंगेर में गोला बारूद के कारखाने की स्थापना भी किए थे। मीर कासिम मुंगेर में क्या किए थे, गोला बारूद बनाने की कारखाना भी स्थापित किए थे। ठीक है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। अंग्रेज़ों की तरफ से जो थे हेक्टर मुनरो थे और बंगाल की तरफ से जो थे मीर कासिम थे। ठीक है।
पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। अगला हम लोग देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम इनमें से कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह की माता का जो नाम है वो गुजरी देवी है। क्या नाम है, तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या है, गुजरी देवी है। तथा उनके पिता का नाम पूछा जाए तो क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह के जो है पिता का नाम जो था तेग बहादुर था, जो सिखों के 90 गुरु थे। जो सिखों के कितने गुरु थे, 90 गुरु थे। और ये गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना सिटी में हुआ था। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना सिटी में हुआ था। और 1699 में ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे और 1666 में इनका जन्म हुआ था। पाहुल प्रणाली पूछा जाता है कि पाहुल प्रणाली का शुरुआत किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। किसने किए थे, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। उन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था। उन्होंने सिखों के लिए कितना ककार अनिवार्य किया था, तो 5। अगला हम लोग देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था। पूछा गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पूर्णिया में हुआ था। देखिए इनसे कौन कौन से प्रश्न पूछा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। यह हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार थे। ये हिंदी भाषा के क्या थे, प्रसिद्ध साहित्यकार और उपन्यासकार थे। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल बहुत ही चर्चित है। उन्होंने 1970 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, फणीश्वर नाथ जो रेणु हैं वो कहाँ के हैं, पूर्णिया के थे और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार उपन्यासकार थे। और इनका पहला उपन्यास मैला आंचल बहुत ही चर्चित है और इन्हें 1970 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला देखिए, कामायनी पुस्तक जो है, कामायनी पुस्तक के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो कामायनी पुस्तक के जो रचयिता हैं जयशंकर है। कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकता है, तो देखिए इनसे जो प्रश्न बन सकता है, कामायनी पुस्तक के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। यह हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। यह हिंदी भाषा का एक क्या है, कामायनी एक महाकाव्य है। और इसके जो रचयिता है वो कौन है, जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम काव्य रचना थी जिसकी प्रकाशन 1936 ईस्वी में किया गया था। जयशंकर प्रसाद आधुनिक भारत में नाटक के जनक है। पूछा जाता है कि आधुनिक भारत में नाटक के जनक कौन थे, तो जयशंकर प्रसाद थे। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध काव्य रचना कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, ये सारी इनकी रचनाएं हैं, काव्य रचना है और इनके ये लेखक हैं। ठीक है। अगला जो है कि अर्थशास्त्र के जो पुस्तक है वो किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र के पुस्तक को किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र के जो पुस्तक हैं वो उसको किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने लिखे थे। कौन लिखे थे, तो कौटिल्य ने लिखे थे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की पुस्तक को किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने लिखे थे। और ध्यान रखना है, कौटिल्य का नाम कौटिल्य का नाम चाणक्य विष्णुगुप्त भी है। ध्यान रखना है, घानानंद को हराने के लिए कौटिल्य यानी चाणक्य विष्णुगुप्त ने, जिसका नाम 3 ठो नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किए थे। अगला जो है, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक भी लिखे थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका पुस्तक लिखे थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा पूछा जाता है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह दिए थे। कौन दिए थे, भगत सिंह दिए थे। अब देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। करो और मरो का नारा, हे राम और का जो नारा है ये किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिए थे। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे।
और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का जो नारा है मोहम्मद इकबाल ने दिए थे, और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा जो है लाला लाजपत राय ने दिए थे। तो ये सारे प्रश्न याद रखना है। नारे से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, ये जो बताए हैं इनमें से कोई ना कोई एक दरोगा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि हम ये जितने भी प्रश्न यहाँ बताए हैं ये सारे PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। आप लोग वहाँ जाकर इस पूरे प्रश्नों को PDF के रूप में ले सकते हैं और लेकर अपने पास के नज़दीक के जेरॉक्स या फ़ोटोकॉपी की दुकान पर जाकर इसे निकलवा सकते हैं और उसे रट सकते हैं, या आप लिख भी सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा नोट्स है, और एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो ये सारे नोट्स मिलाइएगा कितना प्रश्न लड़ा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रश्न हम यहाँ लाए हैं ये प्रश्न जो है बहुत रिसर्च के बाद हम लाए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, किनके किनके बीच में हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और किसके बीच में हुआ था, मीर कासिम के बीच में हुआ था 1764 में। 1764 में बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और इधर मीर कासिम थे, ठीक है। उसी तरह पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव का जीत हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्लासी का भी युद्ध 1757 रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। चलिए आगे हम देखते हैं बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो देखिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल जो हैं 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल हैं, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। चलिए इन प्रमंडलों से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, और बिहार में पूछा जाता है कि प्रखंड कितने हैं। तो बिहार में जो प्रखंडों की संख्या जो है 534 है। कितनी है, 534 है। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। बिहार में विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है कितनी है, 75 है। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। और बिहार में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 40 है। और बिहार में जो है विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 243 है। और बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 16 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर हम इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखला कल की वीडियो में लाएंगे, और इस तरह लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम ये श्रृंखला लाते रहेंगे। बता दें फ्रेंड्स, ये मुख्यतः हम केवल दरोगा के लिए ही रिसर्च कर इतना प्रश्नों को तैयार किए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये दरोगा के अलावा और भी एग्ज़ामों में प्रश्न बन सकते हैं। ये जो प्रश्न हैं बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं, और कुछ प्रश्न हम ऐसे डाले हैं जो दरोगा के एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, जिनमें पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को क्लोज करते हैं।